स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस। मैं राहुल सिंह तोमर आपकी फिजिक्स क्लासेस लूंगा और फिजिक्स में जो आपका पहला टॉपिक होगा वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को समझने से पहले हम एक और टॉपिक समझेंगे जहां से ये कूलम्स लॉ लिया गया और वो क्या है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ज्यादातर बच्चों ने ये 10th लेवल पे पढ़ रखा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो लॉ है न्यूटन्स का, ये ओरिजिन बनता है इसके लिए कूलम्स लॉ के लिए। तो हम इसको चलो पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ में क्या होता है बेटा, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और इनका मास लेते हैं m1 एंड m2 और ये डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं और तो डिस्टेंस को मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है बच्चों, अब हम न्यूटन्स ने क्या दिया, दो लॉ दिए। पहला लॉ न्यूटन्स ने क्या दिया, द प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लॉ दिया, द प्रोडक्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the masses product of their masses। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। ठीक है, अच्छा सेकंड लॉ जो था बेटा वो था इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, the force of gravitation between the two objects is inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब जब ये दो इक्वेशंस हमको मिल जाती हैं तो हम फाइनल अपना ग्रेविटेशनल लॉ कंक्लूड कर लेते हैं। ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2 क्या होगा बेटा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका आ जाता है लॉ ऑफ। ठीक है, अब एक और स्टेप हमें आगे बढ़ना है इसमें। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रिमूव करने में हम क्या लगाएंगे, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसमें लगा देते हैं और अपनी फाइनल इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये आपकी क्या आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फाइनल इक्वेशन। अच्छा, ये आपका हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो बच्चों, जो न्यूटन्स लॉ है वो एज इट इज हमें कूलम्स लॉ में देखने को मिलेगा, लेकिन फर्क क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो कूलम्स लॉ में कूलम्स ने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं तो हम मासेस की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस लेंगे। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के जो चार्ज होगा वो हम मान लेते हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है बच्चों, अब जो पहला लॉ है हमारा वो सेम रहेगा, कौन सा, प्रोडक्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ, according to the product law, the force between the two charges is given by the product of their charges Q1 and Q2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड द सेकेंड लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या कहेगा, फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन। फिर से हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं और देखते हैं बच्चों क्या निकलता है। जब हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारी कूलम्स लॉ की इक्वेशन निकल के आती है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेम जैसे हमने ग्रेविटेशनल में किया था, हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है।
ठीक है, तो हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो हमें क्या आता है, हमारा कूलम्ब कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे सी डैश। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू सी डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी फाइनल इक्वेशन निकल के आ जाती है किसकी, कूलम्ब लॉ की। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन पढ़ी थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर। तो बच्चों जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट है। अब इन दो, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में और एक कूलम्ब कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चों ये है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट जो आपका कूलम्ब कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है मीडियम। क्लियर है, किस मीडियम में हम अपना फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट निकाल रहे हैं। क्लियर है, जैसा मीडियम होगा उस बेसिस पे हमारा जो कूलम्ब कांस्टेंट है वो क्या है, चेंज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कूलम्ब लॉ में वो हम पढ़ेंगे, वो है परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है बच्चों? परमिटिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक है एक मीडियम का। ठीक है, परमिटिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक है एक मीडियम का जो कि दो चार्जेस के बीच के फोर्स को अफेक्ट करता है। दोबारा से समझना, परमिटिविटी क्या है, हम दो पॉइंट चार्ज लेते हैं और उनके बीच में अगर कोई मीडियम आ रहा है, ठीक है, तो परमिटिविटी क्या होगी बेटा, इस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होगी जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। अब वो कैसे अफेक्ट करेगी वो हम दो एग्जांपल से बड़ी आसानी से समझेंगे। ठीक है, अब हम दो एग्जांपल्स लेते हैं इसके और समझते हैं कि परमिटिविटी कैसे अफेक्ट करेगी। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया बेटा, ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, ये हमने एक दूसरा पॉइंट चार्ज लिया। ठीक है, एक हमने इसके बीच में मीडियम रख दिया, कोई भी मीडियम हो सकता है। क्लियर है, ये हमने इसमें मीडियम रख दिया ए बी Q2 एंड Q1। क्लियर है, अब लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकल के जाएंगी। हमने मान लिया कि ए पॉइंट से 100 लाइन ऑफ फोर्स निकल के जा रही है। ठीक है, क्या माना हमने कि ए लाइन ऑफ जो पॉइंट चार्ज है हमारा ए, इससे 100 लाइन ऑफ फोर्स निकल के बी की तरफ जा रही है। क्लियर है, अच्छा, लेकिन यहां तक आते आते वो लाइन ऑफ फोर्स सिर्फ 40 रह जाती है। समझो दोबारा से, हमने क्या माना कि ए पॉइंट से 100 ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जा रही है और बी मीडियम से निकल के वो बी पॉइंट पे जाके कितनी रह जाती है, सिर्फ 40 रह जाती है। तो बची कितनी, 60, जो कि क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। और किसने एब्जॉर्ब कर ली बेटा, वो मीडियम ने। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी होगी 60। क्लियर है, जो लाइन इसने एब्जॉर्ब की वो क्या होगी, इस मीडियम की परमिटिविटी होगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सेम वो एग्जांपल है, ए पॉइंट बी पॉइंट, एक मीडियम रखा हमने बोला यहां से लाइन ऑफ फोर्स जा रही है कितनी, 100। ठीक है, और यहां पे जो लाइन ऑफ फोर्स है वो पहुंच रही है सिर्फ 10। तो आप बताओ बच्चों, बाकी की लाइन ऑफ फोर्स कहां रह गई, इस मीडियम ने क्या कर लिया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। कितनी लाइंस को, 90 लाइंस को। क्लियर है, तो इसका परमिटिविटी क्या होगी बताओ, इसकी परमिटिविटी होगी जितनी लाइंस उसने एब्जॉर्ब की है, कितनी होगी, 90 इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है बेटा, परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए
अब हम देखते हैं कि परमिटिविटी को डिनोट किससे किया जाता है। परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और इसका साइन होता है ये। क्लियर है? परमिटिविटी किससे डिनोट की जाती है? एप्सिलॉन से, और उसका साइन है एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम रिलेट करेंगे इससे, जो हमारा मेन टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ से। क्लियर है? इसको परमिटिविटी को, तो हमने जो कूलम्ब्स कांस्टेंट देखा था उसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो 1/4πε0 m होती है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि ये कूलम्ब्स कांस्टेंट की जो ये वैल्यूज हैं ये कहां से निकल के। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हमने अभी जस्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि परमिटिविटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, परमिटिविटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आपने अभी देखा था जस्ट, परमिटिविटी अगर 90 है तो फोर्स कितना रह जाता? सिर्फ 10 रह जाता। अगर परमिटिविटी हमारी 60 थी तो फोर्स कितना रह गया था? 40 रह गया था। ठीक है बच्चों, तो इससे हमने क्या एक रिलेशन निकाला फोर्स और परमिटिविटी के बीच में। क्लियर है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। क्लियर है बच्चों? क्या निकाल सकते हैं इससे? दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। अब आप इस टॉपिक पे आ जाओ, दैट c डैश इज इक्वल टू 1/4πε0। क्लियर है? अगर हम इसका इक्वेशन बनाते हैं f इज इक्वल टू 1/4πε0m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप देखो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसके em के। ये जो बेटा एक्सप्रेशन है ये यहीं से निकल गया। क्लियर है? अब आपका बचा 1/4π। ये मेन है, ज्यादातर बुकों में इसके बारे में दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे कि 1/4π कहां से आया, कांस्टेंट में आया कहां से। क्लियर है? चलिए, तो वो ही हमारा सेम पुराना तरीका, एक पॉइंट चार्ज हमने यहां लिया, एक पॉइंट चार्ज हमने यहां लिया। क्लियर है? अब जब हम देखते हैं हमने इसे किसी मीडियम में रख दिया, कोई भी मीडियम होगा XYZ, तो हमने इसमें मीडियम में इस 2 पॉइंट चार्जेस को रख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पॉइंट चार्ज से चारों तरफ जो है फोर्स ऑफ लाइंस निकलेंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर पॉइंट चार्ज है तो चारों डायरेक्शंस में उससे क्या निकलेंगी? लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी। ठीक है, तो जब हम चारों तरफ की लाइंस को देखेंगे तो एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है बेटा वो क्या बनता है? वो बनता है 4π। क्लियर है? अच्छा, लेकिन हमें चारों तरफ की जो लाइंस हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक पॉइंट चार्ज पे उसका इफेक्ट देख रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट चार्ज पे जब हम उसका इफेक्ट देखेंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि सिर्फ एक लाइन इस तक पॉइंट चार्ज तक पहुंच रही है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जो फोर्स होता है बेटा वो फोर्स हमेशा वर्क करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहां तक जो पॉइंट चार्ज आपका आ रहा है, लाइन आ रही है, वो कितनी आ रही है? सिर्फ 1 लाइन आ रही है। और हमें जो इफेक्ट पढ़ना है वो किसका पढ़ना है बेटा? सिर्फ 1 लाइन का इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया बेटा, 1 लाइन का इफेक्ट पढ़ना है। टोटल कितनी लाइंस हैं? 4π। आया समझ में? तो ये 1/4π का कंसेप्ट जो है वो यहां से, ठीक है बेटा। तो हम फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं अपना कूलम्स लॉ। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या है? कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स इन एनी मीडियम। ठीक है, और ये एप्सिलॉन m क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है बच्चों, अब ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है और ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी मीडियम के लिए। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है
जो हमें जनरली न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। क्लियर है? ये आपको कंसेप्ट सारे न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं हम इसे? एप्सिलॉन नॉट से। तो बेटा हमने क्या देखा कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी है किसकी? फ्री स्पेस में। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे तो हमने क्या देखा कि ये सबसे लेस परमिटिविटी है। आया समझ में? ये जो परमिटिविटी है ये क्या है? सबसे लेस परमिटिविटी है। इससे कम परमिटिविटी का कोई भी मीडियम अभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो जब परमिटिविटी आपकी सबसे लेस होगी तो ऐसे मीडियम में फोर्स क्या होगा आपका? अभी बताया था इनवर्स होता है। ठीक है? तो फोर्स जो होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो फोर्स क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमम फोर्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है, वो आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिटिविटी लिख लेते हैं इसे, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव शब्द जो आ रहा है इसमें और होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? रिलेटिव परमिटिविटी को PR से डिनोट किया जाता है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है। ठीक है बेटा? अब ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या? जैसा कि नाम बताता है रिलेटिव, हमें इसे रिलेट करना है इस परमिटिविटी को किससे? जो हमारी आइडियल परमिटिविटी है। आइडियल परमिटिविटी क्या है हमारी? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर है बेटा? तो हम इसको रिलेट करेंगे किससे? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस से। तो क्लियर है? तो हम देखते हैं ER इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस एंड फोर्स इन मीडियम। वो कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है? हमने क्या किया? रिलेट कर दिया दो फोर्सेस को, फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम। ठीक है बेटा? अब हम इनके फॉर्मूलेस निकाल लेते हैं। फोर्स इन फ्री स्पेस का क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स इन मीडियम का 1/4 एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R²। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आपका जो निकल के आएगा एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इक्वल टू K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ठीक है बेटा? तो इससे फाइनल आपका PR का निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा? अब अगर हमें एक जनरल इक्वेशन में इसको हम जब पुट करेंगे तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी? Fm इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारी जनरल इक्वेशन है किसी मीडियम के लिए। ठीक है? तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। Em इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है? तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे बेटा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है? इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 एप्सिलॉन, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमको पता है। क्या वैल्यू होती है इसकी? 1/4 एप्सिलॉन इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो ये हमें नॉन वैल्यू है हमारे पास। ठीक है?
इंटू 1/ER, और ER को हम क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम के पुट कर देते हैं और बाकी इक्वेशन हमारी 1Q1Q2/R² से हो। तो हमें अब किसी भी मीडियम के लिए अगर फोर्स निकालनी है तो सिर्फ हमें क्या देखना है, उस मीडियम का के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा वो फुल नंबर में होता है। ठीक है, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो याद करना बहुत ही आसान है। इससे हम किसी भी मीडियम का फटाफट से फोर्स निकाल लें। आज का टॉपिक बेटा आपका यही खत्म होता है। और ज्यादा वीडियोस के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।